नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा नेटफ्लिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय कवि दिनेश अनंत जी, जो जानी मानी हस्ती हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी, उनके साथ रूबरू होते हैं और आप ये जानना चाहोगे कि मेकअप दुनिया के वो सबसे बड़े बादशाह हैं। जो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ ना आज, आप मुझे आप बड़ा डिफरेंट देख रहे होंगे ना, है ना। आप सोच रहे होंगे आज ऐसी मैडम इतनी सुंदर क्यों लग रही है, क्योंकि आज दिनेश जी का इंटरव्यू है। तो दिनेश जी मेकअप दुनिया के बादशाह हैं। शुक्रिया। नेटफ्लिक्स के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। शुक्रिया सीमा जी। धन्यवाद सर जी, आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। शुरुआत से तो आप मेकअप ही थे शायद ना, है ना। तो आपका मेकअप में रुझान कैसे हुआ? मेरा रुझान मेकअप का मुझे जहाँ तक याद भी नहीं है कि मैं बचपन से ही मेकअप में रुझान रहा है। क्योंकि मैं शुरू में बचपन में स्कूल में भी पेंटिंग का शौकीन रहा हूँ। बहुत स्कूल कॉलेज में पेंटिंग करता रहा हूँ और मुझे वो रंगों से खेलने का शुरू से ही शौक रहा है। और उसी दौरान में बचपन में रानीलाओं में मेकअप करते थे, तो वो शौक धीरे धीरे डेवलप होता गया और उसी को मैंने प्रोफेशन का रूप धारण कर लिया। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बेसिकली हाथरस का रहने वाला हूँ और टूंडला मेरी ननिहाल है उत्तर प्रदेश में। और पिछले 50-55 सालों से मैं दिल्ली में ही हूँ। यही मेरी कर्म भूमि है, यही मेरी रंग भूमि है। तो दिनेश जी, आपने क्या एज थी आपकी जब आपने मतलब मेकअप शुरू किया? आपको कुछ याद होगा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगभग 3 दशक हो गए इस बात को। उस वक्त मैं करीब 25-26 साल का था, 24-25 साल का। और तभी से मैं मेकअप की फील्ड में हूँ और काफ़ी लोगों को ट्रेन भी किया, काफ़ी बच्चों को सिखाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लायक बना के मैंने कुछ स्टूडेंट तैयार किए जो अपना ठीक ठाक कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है, चलो कुछ अपना हुनर मैं उनको भी दे सका। दोनों का गाना आप सुन सकते हैं टी सीरीज पे। कौन सा गाना सर? मेरा तुमसे है कोई पहले का नाता, कोई यूं ही कोई दिल लगाता नहीं, समथिंग ऐसे। तो फर्स्ट टाइम थी जब मैं दिनेश जी से मिली थी, आज से कई सालों पहले की बात है। लगभग 15 साल से ऊपर हो गए। उससे भी ज्यादा हो गए। हाँ, उससे भी ज्यादा हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल से 3,000 98 के आसपास की बात है। जैसे 2003-04 की बात होगी ये। हाँ। ये उस टाइम ये गाना किया था। उसके बाद मैं टी सीरीज की, अब जब आर्टिस्ट थी, अब तो मैं टी सीरीज की डायरेक्शन भी करती हूँ। तो ये हम दोनों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये भी टी सीरीज के आर्टिस्ट थे, मतलब मेकअप थे। और आजकल तो आप कभी भी बनी है सर जी। शुक्रिया। वो मतलब वो रुझान कैसे है? ऐसा है, मैं मेकअप की फील्ड में जब आया तो मेरे फैमिली में बहुत वेल एजुकेटेड लोग रहे हैं। मेरे पापा अकाउंट ऑफिसर रहे और मेरे भाई है बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बैंकर थे। तो सर आप मतलब अभी कभी भी हैं, तो इस लाइन में रुझान कैसे हुआ आपका? सीमा जी ऐसा है, मेरी फैमिली में बहुत वेल एजुकेटेड, मेरे पापा अकाउंट ऑफिसर रहे, मेरे भाई बैंक मैनेजर हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं, डॉक्टर कुसुम वियोगी जी। उनकी लगभग 45 पुस्तकें भी आ चुकी हैं। मेरी सिस्टर है, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में। तो 2 भाई हैं और उनका अपना बिजनेस रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ दूसरी फील्ड में जाना चाहिए। और मेरा सोचना था कि उन्होंने ये कहा, उनकी तरफ से ये पारिवारिक ये ताना, मेरा ये मानना था कि मुझे कुछ अलग करना है। और मैंने उन्हीं रंगों के साथ में खेलने की मन में ठानी और इसका मेकअप आर्टिस्ट बन गए, मेकअप का काम किया। और इस वक्त मुझे पारिवारिक उल्हाने झेलने पड़े कि भाई ये बिंदी लिपस्टिक का भी कोई काम होता है। ये आज से 30 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। दिनेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने मेकअप की दुनिया में आपका नाम बहुत बुलंदियों पे है और मैं फेसबुक पे अक्सर देखती रहती हूँ। आप बहुत अच्छा लिखती हो और बहुत अच्छा कविता बोलते हो। शुक्रिया। और ये रुझान आपका कैसे और कब हुआ? जी, बात बहुत पुरानी है। मेरी परिवार में सब लोग पढ़े लिखे हैं और मैं इस फील्ड में हूँ, मीडिया में। मेरे पापा अकाउंट ऑफिसर थे, भाई मेरे बैंक
में जॉब करते थे और बहुत बड़े साहित्यकार हैं डॉक्टर कुसुम वियोगी जी। उनकी लगभग 45 पुस्तकें भी आ चुकी अरे हैं। और मेरी सिस्टर वाइस प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में। 2 भाई हैं मेरे, उनका अपना बिजनेस है। तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड में आया जाए। बात लगभग 3 दशक पुरानी है। उस दौरान मैंने मेकअप फील्ड को चुना। हालांकि मैं उस दौरान काफ़ी कुछ और भी कर सकता था, पेंटिंग कर सकता था, स्कल्पचर कर सकता था, पर लेकिन मैंने मेकअप की फील्ड को चुना। और घर वालों का बहुत विरोध भी झेला इस बात को लेके। ऐसा क्यों? कहीं ये भी कोई काम होता है मर्दों के लिए। तो मैंने की नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को इसी काम में प्रूव करके दिखाऊंगा। और अथाह मेहनत करी, बुलंदियों को छुआ, बस लोगों का प्यार मिला, अच्छा काम किया। और पिछले करीब 20-22 साल में टी सीरीज से भी जुड़ा रहा। बिल्कुल। और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया। अभी मैं फिलहाल पार्लियामेंट्री चैनल सनसेट टीवी में कार्यरत हूँ। और उस दौरान एज ए मेकअप आर्टिस्ट जुड़ा हुआ हूँ। और जब वो घर वालों का ये था कि भाई ये कोई काम है, तो वो उस काम को थोड़ा हिराकत की नज़र से देखते थे। तो मैंने सोच लिया नहीं, इसी से पहचान बनानी और प्रूव करके दिखाना है घर वालों को भी कि भाई यहाँ से भी कुछ मिल सकता है जीवन में, एक नया उद्देश्य। सर ये शुरू जिस समय की आप बात कर रहे हो ना, उस समय में सारी फैमिली विरोध करती ही थी। हाँ बिल्कुल, लगभग 30 साल पुरानी बात है। तो आप तो नहीं करते? नहीं, अब बहुत अच्छे से उसको बताते हैं कि मेरा बेटा इस फील्ड में, या मेरा भाई या मेरी बहन तो अब बड़े रौब से बताते हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने देखा मुझे इस दौरान डेवलप करते हुए, किस तरह से आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से किस तरह से मैंने अपने आप को प्रमोट किया है काम के द्वारा। तो उनको अच्छा लगा। तो उसके बाद में फिर उनको लगने लगा, सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जब मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि अब मैंने मेकअप की फील्ड में थोड़ा सा हाथ आजमाई अच्छे से, जितना कर सकता था किया है, और भी करने के लिए है बाकी अभी प्रयासरत हूँ। और फिर मैंने सोचा, भाई जैसे मेरे साहित्यकार रहे हैं बहुत बड़े, तो मुझे लगा कि भाई पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, बीएड किया हुआ है। तो मुझे लगा कि भाई अब मैं, जो मुझे ये बोलते थे भाई कि भाई ये मेकअप का भी कोई काम है, मैंने उनको साहित्यकार के तौर पे भी अपने आप को जताना शुरू कर दिया कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा लिखने का शौक भी, दरअसल मेरी मोटिवेशन तो भाई रहे, उन्होंने उनकी तरफ से घर में साहित्यिक माहौल मैंने देखा, वहीं से पढ़ना लिखना सीखा। आपके कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं? हम 4 भाई हैं, एक बहन, एक भाई अभी पिछले साल ही खत्म हुए हैं, इसी साल से। और एक सिस्टर है। अच्छा। मम्मी पापा। तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपको। कि शब्द मेरे अनब्याहे, शब्दों पे गौर कीजिएगा। जी बिल्कुल। कि शब्द मेरे अनब्याहे, लगी हल्दी नहीं कोई। क्या बात। शब्द मेरे अनब्याहे, लगी हल्दी नहीं कोई। अभी दहलीज यौवन की लांघी नहीं कोई। मेरे भावों में अब तक भी वो फागुन नहीं आया। मेरे भावों में अब तक भी वो फागुन नहीं आया। मेरे जीवन के पन्नों का रंग धानी नहीं कोई। क्या बात है, क्या शब्द बात है। मेरे अनब्याहे। जी अभी जैसे आप गा रहे हो, और किस किस के लिए आपने किताबें भी लिखी हैं शायद से? मेरी अभी पुस्तक आने वाली है, प्रोसेस चल रहा है अभी, और जैसे आएंगी आपको जरूर गिफ्ट करूँगा। अरे थैंक यू सो मच। तो दिनेश जी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? मेरी बड़ी बेटी है, उसने मास कॉम किया है, एक चैनल के लिए एंकरिंग करती है। और मेरा बेटा है अंशुल आनंद, वो बीटेक इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस, वो वर्किंग है। और वाइफ हाउसवाइफ है। अभी हाउसवाइफ है, पहले मेरा सलून चलाते थे। अच्छा। तो अभी बंद कर दिया। अच्छा।
तो दिनेश जी, आपने मतलब कितने बच्चों को अपने हाथों से मेकअप सिखाया अभी तक? मेरा लगभग 30 साल का करियर है, जिसमें सैकड़ों बच्चे हो चुके हैं, सैकड़ों बच्चे हो चुके होंगे। एकदम से गिनती तो बताना पाना मुश्किल है, पर लेकिन सैकड़ों की तादाद में बच्चे। सर, छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे हाउसवाइफ लेडीज़ होती हैं, जब कहीं पार्टी में जाती हैं, तो आप इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो थोड़ा सा टिप्स दे देंगे उनको कि अगर वो मेकअप अगर करना चाहें तो कैसे करके जा सकती हैं? बिल्कुल जल्दी में जो कर लें, जो घर में कर लें। कुछ लोगों के पास जरूरी नहीं है, पार्लर जाने का टाइम भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखो, सबसे पहले तो आपका स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जी सर। स्किन क्लीन है तो आप वैसे ही ग्लो करोगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आपको कुछ हेर फेर करने की ज़रूरत है। आप स्किन को नीट एंड क्लीन रखें, और कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, हल्का सा फाउंडेशन बहुत नेचुरल बेस लेके और कॉम्पैक्ट लगा के हल्का सा ब्लश कर लें, मस्कारा, आई लैशेस थोड़ा सा देके, ताकि कजरारी आंखें लगे और आप लोगों की निगाहों में आ सकते हैं। तो सर, कौन सा कॉम्पैक्ट यूज करना चाहिए? जैसे फीमेल का एक और प्रॉब्लम्स होता है कि जैसे शॉप पे जाती हैं तो उनको पता ही नहीं होता। देखो, जो भी करो अपनी स्किन टोन के हिसाब से लो। कोई भी ब्रांड हो, पर आपकी स्किन टोन से एक टोन ऊपर हो जाए समझ में आता है, लेकिन ऐसा ना हो बहुत जान को मेरी स्किन कुछ है और मैं बिल्कुल आपकी वाली स्किन का कलर टोन लूंगा तो फिर मुझे ओवर ही लगेगा वो। तो मेकअप नेचुरल ना लगे, ओवर लगेगा। तो स्किन टोन बिल्कुल सेटल सी होनी चाहिए आपकी, वो डिसेंट लुक देगा आपको। तो आपने सुना कि आप घर से ही मेकअप करके जा सकती हैं, और आपको मतलब जो भी लगाना हो नेचुरल लगाना है। और दिनेश जी, आपका जो अभी तक आपने मुझे ये गाना सुना, एक और सुनाया ना, इतना मजा आया ना मुझे। चलिए सुनाता हूँ। जी सर। कि रूखे सूखे चेहरों पर मैं रंग कला के भरता हूँ। क्या बात है? रूखे सूखे चेहरों पर मैं रंग कला के भरता हूँ, क्या बात है? भाव शून्य से चेहरों को किरदार की माफी करता हूँ। क्या बात है, किरदार क्या की बात माफी है, क्या बात है, करता क्या हूँ। बात है। तो मैं 4 लाइनें और आपके बीच रखता हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। जी। हृदय पट पे लिखा जो नाम तेरा, हृदय पट पे लिखा जो नाम तेरा, मन मंजीरा हुआ तन शिवाला हुआ, हृदय पट पे लिखा जो नाम तेरा, मन मंजीरा हुआ तन शिवाला हुआ, घुंघरू बजने लगे, घुंघरू बजने लगे, मैं हुआ बावरा, तुम गंगा। संपूर्ण, और इनके जो सादगी, इनकी बात करने का स्टाइल, और मतलब बहुत ही माननीय, बहुत ही, और मैं उसको सलाम करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है, जो इतना आप लोगों का प्यार मिलता है। बस काम करे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, और खुशियाँ बांटने की कोशिश करता हूँ। कोशिश यही रहती है कि किसी को निराश ना करें, अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से। बस ऐसे ही चल रहा है। अपनी लेखनी से किसी को दिल ना दुखे, ऐसा कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। दिनेश जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो प्रेम पे आधारित इतने अच्छे अच्छे अल्फाज जो आप लिखते हो, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरी रचनाओं में ज़्यादातर प्रेम के साथ साथ अध्यात्म भी जुड़ा रहता है, और अध्यात्म मुझे मेरे घर से मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे पापा बहुत बड़े संत टाइप से रहे हैं, मौन व्रत में रहे 11 साल, आध्यात्मिक थे, और उन्हीं से शायद कहीं कहीं संस्कार मिले हैं। तो मेरी रचनाओं में भी वो प्रेम के साथ अध्यात्म। 11 साल मौन में रहे हो? जी जी, 11 साल मौन व्रत में रहे, और श्री राम गोपाल जी नाम था उनका। उन्होंने अंतिम वक्त में भी जाते वक्त ये बोल दिया था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लिख के दे दिया था बाकायदा। बोलते तो थे ही नहीं वो, तो उन्होंने लिख के दिया कि आज मेरा अंतिम दिन है, चिंता मत कीजिएगा और सब ठीक होगा, खुश रहिएगा, ऐसा आशीर्वाद देके गए थे। तो उन्हीं के आशीर्वाद से लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और वो खुद भी बहुत अच्छे कलाकार भी थे। उनको गाने बजाने का बहुत शौक था। अच्छा। लिखते भी थे, और भाई को भी था। तो वही गुण शायद मेरे में कहीं ना कहीं उनका अंश आ गया। जी जी, और उन्हीं से प्रेरित होकर। सर जी, मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है।
और मुझे वक्त मिला तो वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी मैं, तो मुझे 4 लाइनें कुछ और सुना दीजिए और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज। ठीक है, थैंक यू। सकारात्मक संदेश देते हुए 4 लाइनें आपके बीच रखता हूँ। देखिएगा, जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण कभी नहीं रखना चाहिए। तब मैं अपनी बात कहता हूँ कि कड़ी मेहनत के दम पर तोड़ में अवरोध आया हूँ, कड़ी मेहनत के दम पर तोड़ में अवरोध आया हूँ, लड़कर संग अंधेरों से बहुत कुछ बोध पाया हूँ, अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं मैंने, अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं मैंने, अंधेरी तह में जाकर भी बहुत कुछ शोध लाया हूँ, अंधेरी तह में जाकर भी बहुत कुछ शोध लाया हूँ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको मैं उनकी कितनी तारीफ करूं, बहुत कम है। एक एक भी आप वर्ड पढ़ रहे हो ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे और कब लिखती होगी और कब आपको इतना समय मिलता होगा। नहीं, समय मिल जाता है। समय तो बस ये मनन चिंतन का विषय है, और जब विचार मन में उठते हैं तो उनको कलमबद्ध कर दिया जाता है। तो सर क्या ऐसे करते हैं कि आप जब काम पे ड्यूटी पे होते हैं, जब भी कोई विचार आता है लिख देते हैं क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। कई बार तो विचार है कहीं पे भी आ सकता है। काम करते वक्त भी सपोज करो कोई कहीं से कुछ अच्छा या बुरा समाज में घटित हो तो वह देख रहे हैं। हाँ। तो वहाँ से भी चंद लाइनें आ जाती हैं, तो उनको कोशिश करते हैं क्रमबद्ध कर दिया जाए, व्याकरण के हिसाब से उनको मीटर के हिसाब से फिट कर दिया जाए, गीत में, छंद में, गजल में या दोहे के रूप में कैसे भी परो सकते हैं, तो ऐसे किया जाता है। कई बार काम करते वक्त भी मेकअप कर रहा हूँ तो कुछ लगता है कि हाँ भाई सौंदर्य का बखान करना है, कहीं ना कहीं कुछ देख के लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सौंदर्य है, तो फिर अपने आप जो शब्द मुंह से निकलते हैं ना, वो उसी को कलमबद्ध कर लेते हैं, तो वो एक श्रृंगार रचना तैयार हो जाती है। सर जी, मैं डायरेक्टर हूँ, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, जहाँ फैमिली के साथ हो, कहीं भी जाते हैं, तो जब भी हम कहीं गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चल रहा था, वाह क्या लोकेशन है, काश हम यहाँ गाना कर लेते, काश ऐसा होता। क्या आपके साथ निसंदेह ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। हमें भी लगता है कि भाई आप कई बार कुछ ऐसे आकर्षित चेहरे होते हैं जिन पर लगता है कि हाँ भाई हम शायद इन पे अपना कुछ हुनर और दिखा सकते हैं। मतलब आपका वो कलम चल पड़ती है, सामने कोई बैठा है, यदि कलम चल पड़ती है या फिर काम करने का ब्रश चलाना है, ब्रश चलाने का भी ब्रश हो सकता है ना। समझ करो जैसे आपको देख के लगे कि हाँ भाई हाँ क्यों ना मुझे इनका मेकअप करना चाहिए, ताकि मैं अपने एक जो इमेजिनेशन है खूबसूरती की वो वाली निखार सकूं इनके चेहरे पे, और ऐसी जो कलम से अपने शब्द उतार सकूं, तो वो एक रचना तैयार होती है। ये सब मतलब ये भाव सबके अंदर आते हैं। जी। सबके अंदर आते हैं। मेरे को तो अक्सर ऐसा होता है सर, अगर मैं फैमिली के साथ भी जा रही हूँ, कहीं गांव जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जो भी लोकेशन रास्ते में आती है, जो जगह आती है, वहाँ हम किसी और काम के लिए गए होते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ही चल रहा था यार कितना ही अच्छी लोकेशन है। देखो डायरेक्शन और ये हमारा भी फील्ड कुछ ऐसा है जिसके अंदर प्राकृतिक सौंदर्य बसा हुआ है, वही इन चीजों को सोच सकता है, अदरवाइज नहीं। सौंदर्य प्रेमी हो आप, प्रकृति प्रेमी हो, तभी इस तरह के भाव उमड़ते हैं, और वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है तभी उस तरह के भाव आते हैं कि भाई ये लोकेशन मुझे मिल जाए तो मैं इसमें खूबसूरत सा गाना शूट कर दूं, या मुझे ये फेस मिल जाए या ये बड़ा स्टार मिल जाए तो मैं उसको ये रंग रूप दे दूं, या ये वाला कोई कल्पना में कोई परी सी आई है तो फिर मैं भी कम से कम उस पर 4 शब्द लिख के अपने एक बेहतरीन सी रचना तैयार कर सकूं। तो ये जो प्रकृति प्रेमी हो, कला प्रेमी हो, उनमें इस तरह के भाव उमड़ते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपसे जैसे अभी आप बात कर रहे हो तो मैंने अपने भाव आपके सामने रखे कि मेरे साथ ऐसे होता है, तो आपने भी यही कहा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो सबके साथ ऐसा ही होता होगा। जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो अपनी अपनी कला को अपनी तरीके से परोते होंगे। तो सर अब खूबसूरत गाना तो बनता है। चलिए बिल्कुल एक गाना सुनाता हूँ पर आपके बीच में पूरा गाना देना। हाँ 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 हाँ
चलिए एक गाना रखते हैं। आपके बीच एक गीत रखता हूँ, सुनिएगा। सभी दर्शकों का आशीर्वाद चाहूँगा, सुनिएगा। नेटफ्लिक्स के सभी दर्शकों का आशीर्वाद चाहूँगा, सुनिएगा गीत। कि दिल है दरिया, दिल समंदर, दिल है दरिया, दिल समंदर, मत था ले गहराई की। दिल है दरिया, दिल समंदर, मत था ले गहराई की। प्रेम में उलझन बहुत, मत खोल परते काई की। दिल है दरिया। और गीत का पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दिल की गहराई का कोई मान भी होता नहीं, कि दिल की गहराई का कोई मान भी होता नहीं। नहीं गणित का पाठ है ये, भान भी होता नहीं। कि कब लगी, कैसे लगी, हाँ कब लगी, कैसे लगी, मत पूछो ये दिल की लगी। प्रेम अगन का ये है दस्ता, मत खोल परते स्याही की। दिल है दरिया, दिल समंदर, मत था ले गहराई की। और गीत का अंतिम बंद देता हूँ, सुनिएगा। कि प्रेम के रेखा गणित में शून्य भी होता नहीं। क्या बात, क्या बात। कि प्रेम के रेखा गणित में शून्य भी होता नहीं। जो फंसा इसके भंवर में मूर्धन्य वो सोता नहीं। है तो है बस, है तो है बस, इसमें है बस प्रेम की बंसी मधुर। प्रेम छंदे गा रही है, गंध ये पुरवाई की। दिल है दरिया, दिल समंदर, मत था ले गहराई की। प्रेम में उलझन बहुत, मत खोल परते काई की। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। क्या लिखा है आपने, और बिल्कुल सच लिखा है शुक्रिया। कि जितनी परतें खोलेंगे इतने गहराई में जाने की नीड नहीं है। प्यार को प्यार के तरीके से ही देखिए बस। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसका प्यार ही देखिए, उसकी बुराइयों पे मत जाइए। बिल्कुल सच है ना। तो इसका मतलब गाने का अर्थ मैं सही यही समझ रही हूँ कि आप आगे जिससे प्यार कर रहे हो, कोई भी है, आपके माँ बाप हैं, जहाँ आपकी बहन भाई है, जहाँ आपका कोई प्रेमी है, जहाँ आपका पति है, आप उनको सिर्फ अगर प्यार करते हो तो प्यार की नजर से ही देखिए। और उनको जितने भर के पलटोगे, जितनी काइयों के नीचे जाओगे तो काई ही मिलेगी, क्योंकि बहुत बुराई है। सर ने बिल्कुल एक्यूरेट गाना गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जैसे अभी आगे आपका क्या करने का इरादा, और कहाँ को बम फोड़ने वाले? बम तो कुछ नहीं फोड़ना है, बस जो भी है ईश्वर जो करा ले वही बहुत है। लेखन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ बस बेहतर से बेहतर लिखता रहूँ और आप लोगों के दिलों में, दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखूँ। तो सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ छोटी सी। आपने जितना अच्छा गाया है, जितना अच्छा आपने किया, तो क्या नेटफ्लिक्स के दर्शकों को फिर आप मिलेंगे क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं आऊँगा। नेटफ्लिक्स के दर्शकों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। जब जब आपका सीमा जी आदेश होगा मैं हाजिर होऊंगा और आप दर्शकों से रूबरू रहूँगा। देखिए ये संगीत और ये वर्डिंग, ये गाने आप सुन सकते हैं
और ये बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल दिल से लिखे हुए हैं सर के। और आप सुनिए सर, आइए और आप अपने कमेंट कर सकते हैं, और जिसको जो अच्छा लगता है, अगर सर से कुछ लिखवाना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करके लिखवा भी दूँगी। और सर आप जैसे कवि हैं तो आप पब्लिक को किस नज़र से देखते हैं, मतलब समाज को किस नज़र से देखते हैं? जहाँ देखिए, एक साहित्यकार होने के नाते, कवि होने के नाते एक ऐसे समाज की कल्पना करने का मन करता है। कल्पना क्या है, ऐसा समाज होना ही चाहिए, एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें मानव का मानव से कोई द्वेष बैर भावना हो, मानवतावादी दृष्टिकोण हो और जाति विहीन समाज हो, ताकि देश उन्नति कर सके। समतामूलक समाज होना चाहिए। तभी मैं अपनी बात कहता हूँ। मैंने 4 लाइनों में शायद कहा भी है, कहो तो मैं सुनाता हूँ आपको कि मानव होकर मानव से फिर यथा योग्य व्यवहार करो, मानव होकर मानव से फिर यथा योग्य व्यवहार करो, प्रेम पूर्वक प्रीत निभाओ, मिलजुल सबसे प्यार करो, कि खुद में ईश्वर खुद में अल्लाह, तुझ में ईश्वर तुझ में अल्लाह, तुझ में नानक बुद्ध बसे, आत्म चेतना जागे, खुद में मानवता विस्तार करो, आत्म चेतना जागे, खुद में मानवता विस्तार करो। तो ऐसा ही समाज विकसित देखना चाहता हूँ, जहाँ मानव मानव के प्रति प्रेम से जुड़ा रहे, मानवतावादी दृष्टिकोण से जुड़ा रहे, सकारात्मक संदेश देता रहे दूसरे को, न कोई किसी के प्रति नकारात्मक भाव ना हो, आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे, समतामूलक समाज हो, जाति विहीन समाज हो, और सिख ईसाई ना हो, सब दिल अपने अंदर है, कोई अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब अपने अंदर ही बसा हुआ है। न बस हमें मानवता से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ईश्वर है, ईश्वर धर्म है, जाति है, कुछ नहीं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का, इंसानियत का। यदि हमें वो है तो हम राष्ट्र, बुलंद राष्ट्र बनने के हमें कोई नहीं रोक सकता। गुरु तो हम हैं ही हैं, बिल्कुल। तो बस जरूरत है हम लोगों को थोड़ा सा इस बात का सचेत रहने की कि आपस में मनभेद ना हो, मन मुटाव ना हो, एक दूसरे से छल कपट ना हो, वाणी में एक दूसरे के लिए प्रति प्रेम रखा जाए। तो इसी भावना के साथ मैं अपना लेखन जारी रखता हूँ और आशा करता हूँ, ऐसे समाज की कल्पना भी करता हूँ कि ऐसा समाज अब नहीं तो कभी तो बने। सर आपकी जैसे कहते हैं कि जो भाव चल रही है तो उसको देख के मन में भाव आता है। आपकी ये बात सुन के मेरे दिल में एक भाव आया कि जैसे बच्चा पैदा होता है ना, हमारे घर में बच्चा पैदा, जैसे हम भी पैदा हुए होंगे, तो उसको कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ पैदा हुआ, बिल्कुल कोई पता नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है, पाकीज़ है, बिल्कुल। मतलब उसमें उसको छल कपट से कोई उसको ये भी नहीं पता उसकी माँ कौन है, बिल्कुल उसको ये पता नहीं उसके बाप कौन है। लेकिन सर वो थोड़े दिनों बाद हम लोग इनको कहने लगते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप ने हमें देखो देखो ये पहचान रहा है, देखो देखो इसकी मम्मी है, अरे इसने आज पापा बोला, आज इसने मम्मी बोला। उनमें मानव, बच्चे में मानवता के संस्कार डालने चाहिए, ना कि ना हिंदू के, मुस्लिम के, धर्म के, फला के, ढंग का, ये सब नहीं। उसमें इंसानियत के संस्कार डालेंगे तो वो इंसान बनेगा, और उसमें जैसे आप संस्कार डालोगे फिर वैसे ही बनेगा। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो जैसे एक गुलाब के पेड़ पे फूल उगते हैं, तो जैसे बच्चा घर में पैदा होता है तो जैसे उसको भाव देते हैं, जैसे उसको समझाया जाता है वही बनता है। जैसे फूल का पेड़ है तो फूल कोई अच्छा इंसान फूल तोड़ता है तो उसको मंदिर में चढ़ा देता है, है ना, कोई ऐसा इंसान फूल तोड़ता है उसको चोर के फेंक देता है। तो शायद ये वही है कि भगवान तो एक पवित्र चीज फूल तो फूल है, उसे ये नहीं मालूम कि मुझे शव पे चढ़ना है या शिव पे चढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फूल तो अपना रंग रूप बिखेरेगा ही, उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। वो हमारा है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और जो आपने समाज के लिए इतना अच्छे वर्डिंग बोले हैं
और अगर ऐसा हम सब सोचेंगे, और हाँ मैं एक बात का जरूर वादा करती हूँ कि दिनेश सर के साथ मैं रूबरू होती रहूँगी, नेटफ्लिक्स पे ये आते रहेंगे। इतने अच्छे भाव हैं इनके, इतने अच्छे संस्कार हैं इनके। अगर हमारे ये इंटरव्यू देख के, जहाँ ये इनकी जर्नी सुन के दिन में 2 लोग भी अगर इस पर अमल करेंगे ना, तो हमारा समाज बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो आप नेटफ्लिक्स को ज़रूर देखते रहिए। सर जी, अब मैं ये कहना चाहूँगी, आपके जो बच्चे हैं गुलशन जी, धर्मवीर जी और बहुत सारे बच्चे नहीं है, मेरे साथी हैं, हम सफ़र है। हम एक लंबी जर्नी तय करी है मेकअप के डिपार्टमेंट के, हम सब लोगों ने मिलकर बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा। हमारे धर्मवीर भाई पिछले लगभग मेरे ख्याल 25 साल तो उनको भी हो गए होंगे शायद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनके हिंदुस्तान में कहीं पे भी शिष्य ना हो, मतलब हर स्टेट में जाके अपनी वर्कशॉप कर रहे हैं। भाई हमारे गुलशन जी सन 2012 से वर्कशॉप कर रहे हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक मेकअप इंडस्ट्री के लिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को देना। और जो हमारे गुलशन जी बखूबी सर जी, गुलशन जी का नाम आते मुझे याद आ गया, 28 नवंबर को भी कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है? बहुत धमाका करने वाले हैं, ये मान के चलिएगा। अच्छा। मेकअप इंडस्ट्री के ये किंग है ये भी। और अभी 28 तारीख को जो होने वाला है धमाका, उसमें अब मैं तो नेटफ्लिक्स के दर्शकों को भी बोलूँगा कि सभी लोग उसको ज्वाइन करें, ताकि मेकअप की फील्ड का भी देख सकें कि क्या जलवा है क्या नहीं। ठीक है। गुलशन जी ने मेकअप आर्टिस्टों को पहला मंच दिया था शायद से, है ना? क्योंकि मेकअप आर्टिस्टों को कोई नहीं जानता था सर। जैसे पहले गीतकार, कोई सिंगर सामने नहीं आता था, डीओपी आज भी सामने नहीं आते हैं। तो आज वो प्लेटफॉर्म बन चुका है कि सब कैमरे के सामने आ सकते हैं। वही काम हमारे गुलशन जी कर रहे हैं, खुद सामने नहीं आते पर लेकिन पूरी मेकअप टीम को आगे लेके आते हैं। ये उनके लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं, सलूट बनता है उनके लिए। और बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया है। लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, एक नई पौध को तैयार करते हैं, एक रोजगार का साधन उपलब्ध कराते हैं मेकअप के जरिए। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी विरले कमी है। सर देखो, मैं तो एक साड़ी और लेने वाली हूँ 28 नवंबर के लिए, और मैं बहुत सच के 28 नवंबर को मैं गुलशन जी के शो में शाह ऑडिटोरियम में आ रही हूँ। तो क्या आप 100% मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आपसे मिलूंगा और मुझे अच्छा लगेगा। फिर से गुरु होंगे हम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका कीमती समय आपने हमें दिया। और मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बातें करके, और इतने सालों बाद। और नेटफ्लिक्स पे आप अक्सर आते रहेंगे और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।